हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है। यह द्वितीय प्रश्न पत्र है और इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं यूनिट सेकंड बता रहा हूं और इस यूनिट सेकंड के अंतर्गत मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं। संगठन के सिद्धांत, मैं आप लोगों को संगठन के सिद्धांत बता रहा हूं और संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराया है। और आज का जो विषय है, आज जो टॉपिक है वह है छठा पारिस्थितिकीय उपागम, इकोलॉजिकल थियरी। संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत यह अंतिम सिद्धांत है। तो आइए चलते हैं संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को हम समझते हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण क्या होता है या पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या होता है। जैसा कि संगठन के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों को आपने पढ़ा है। शास्त्रीय सिद्धांत या यांत्रिक सिद्धांत। जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जो यांत्रिक सिद्धांत है, यह संगठन के अंतर्गत मनुष्यों को एक मशीन मानता है। वह कहता है कि मनुष्य क्या है कि मशीन की तरह से कार्य करते हैं और वह संरचनात्मक कार्यात्मक पहलुओं पर बल देता है। यांत्रिक सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि जैसी संरचनाएं विभिन्न संरचनाएं होती हैं संगठन में, और संगठन में जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं उनका अपना अपना विशेष कार्य होता है और विभिन्न संरचनाएं विभिन्न कार्य को संपादित करती हैं। और यह सब किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्यों के द्वारा संपादित किया जाता है। तो हम मनुष्यों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। फिर दूसरा आता है फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। इसके अंतर्गत उन्होंने संगठन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक परिस्थितियां प्रदान की, जिसके अंतर्गत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुआ। यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए संगठन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फिर मानव संबंध सिद्धांत जो एल्टन मेयो का है, मानव संबंध सिद्धांत जो एल्टन मेयो का है। तो एल्टन मेयो ने संगठन के अंतर्गत मनुष्यों को प्राथमिकता दी, जिसको उसने छोड़ दिया था, जिसको यांत्रिक सिद्धांत ने और वैज्ञानिक सिद्धांत ने छोड़ दिया था मनुष्यों को। क्योंकि संगठन के जो बेश हैं वह कौन है? मनुष्य हैं। मनुष्य सारे कार्यों को संपादित करते हैं, तो मनुष्यों पर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया था। तो एल्टन मेयो ने मनुष्यों पर ध्यान देना शुरू किया, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया, मानवीय परिस्थितियों का अध्ययन किया और मिल, फैक्ट्रियों, कल कारखानों में मानवीय परिस्थितियों का अध्ययन करके उन्होंने मानव संबंध दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो इसी तरह से हर्बर्ट साइमन संगठन में निर्णय निर्माण को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह कहते हैं कि संगठन के अंतर्गत निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निर्णय निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक उचित निर्णय निर्माण से, कुशल नेतृत्व से ही हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत का विश्लेषण किया है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण किया है। इसी क्रम में एक और सिद्धांत आता है पारिस्थितिकीय उपागम या पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। यह 20वीं सदी में डेवलप किया गया है। यह जो डेवलप किया गया है 20वीं सदी में डेवलप किया गया है। लगभग 1950 के बाद यह डेवलप किया गया है पारिस्थितिकी उपागम। इस उपागम के प्रतिपादक हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्श। इस उपागम के प्रतिपादक कौन है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्श हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्श ने पारिस्थितिकी प्रशासन में नया दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। यह पारिस्थितिकी, इसका मतलब आप समझते हैं इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब होता है पर्यावरण। जिस तरह से पर्यावरण से विभिन्न वस्तुएं प्रभावित होती हैं, पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं, मनुष्य प्रभावित होते हैं, तो इसी तरह से पर्यावरण से ही वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। जिस देश की जैसी भौगोलिक पर्यावरण होता है, जिस देश की जैसी जलवायु होती है, उसी आधार पर प्रशासनिक संरचना का निर्माण होता है। हमारी संस्कृति जैसी होती है, हमारी परंपराएं जैसी होती हैं, हमारी परंपराएं जैसी होती हैं, हमारे मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ,
सामाजिक संरचनाएं, ये सब जैसी होती हैं उसी से प्रशासनिक संरचना का निर्माण होता है। प्रशासनिक संरचना का निर्माण कैसे होता है? उसी पर्यावरण से होता है। पर्यावरण इफेक्ट डालती हैं। पर्यावरण क्या डालती हैं? इफेक्ट डालती हैं प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो कार्य करती है वो पर्यावरण के अंतर्गत ही कार्य करती है, पर्यावरण के प्रभाव के द्वारा ही कार्य करती है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने विभिन्न देशों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, वहाँ के भौगोलिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स को जानने से पहले थोड़ी सी हम जान लेते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के जीवन के बारे में। ये कौन थे? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का जन्म चीन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, 1917 में हुआ था। चीन में 1917 में होता है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का जन्म चीन में 1917 में होता है और यह 1948 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1948 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कोलंबिया विश्वविद्यालय से यह पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में जैसे कि येल विश्वविद्यालय, फिलीपाइंस विश्वविद्यालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों में यह प्रोफेसर हो जाते हैं। प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। कुछ विश्वविद्यालयों में ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। और 1967 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1967 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यह प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। यह प्रोफेसर अस्थायी प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो जब ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं, हालांकि उसके पहले यह विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने लगते हैं। प्रोफेसर होने से पहले ही इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था और द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इसके अलावा इनकी और भी पुस्तकें हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, यह भी इनकी पुस्तक है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की। लेकिन जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह क्या है? द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसी में ये अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने कौन सा सिद्धांत या अपने सिद्धांतों के बारे में क्या कहा। जैसा कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रशासन का अध्ययन किया, प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन किया। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का कहना है कि जिस तरह से पारिस्थितिकी जीवों पर प्रभाव डालती है, यानी कि प्रत्येक जीव अपने बाहरी वातावरण से विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। बाहरी वातावरण से विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। यह जो जीव है या प्राणी है तो अपने बाहरी वातावरण के विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम किससे प्रभावित होते हैं? हवा से प्रभावित होते हैं, जल से प्रभावित होते हैं, सूर्य से प्रभावित होते हैं, इसी तरह से मिट्टी से प्रभावित होते हैं, पृथ्वी से या मिट्टी से प्रभावित होते हैं, वनस्पतियों से प्रभावित होते हैं, वनस्पतियों से प्रभावित होते हैं और बादल से प्रभावित होते हैं और विभिन्न जीवों से प्रभावित होते हैं। विभिन्न जीव से प्रभावित होता है, विभिन्न जीवों से प्रभावित होता है। तो मनुष्य जो होता है वह क्या करता है? मनुष्य जो होता है वह विभिन्न बाहरी वातावरण के विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। जैसे बहुत अत्यधिक हमें धूप लगती है तो हम क्या करते हैं? फिर हम धूप से बचने के लिए इंतजाम करते हैं। बहुत अधिक गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं और इसी तरह से बहुत अधिक जाड़ा से परेशान हो जाते हैं, बरसात से परेशान होते हैं, बारिश होती है, वर्तमान में बारिश का मौसम है, वर्तमान में वर्षा का मौसम है, तो हम इससे बचने का उपाय निकालने लगते हैं और हमारी जीवन शैली प्रभावित होने लगती है। बहुत अधिक वर्षा होती है तो हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है, बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तो हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है। तो ये फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कहते हैं कि हर जीव वातावरण के बाहरी घटकों से प्रभावित रहता है। यह किसकी मान्यता है? यह जीव विज्ञान की मान्यता है। यह किसकी मान्यता है? यह जीव विज्ञान की मान्यता है और जीव विज्ञान की मान्यता को प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी पाया जाता है। ये जो
ये जो बायोलॉजी की मान्यता है, बायोलॉजी की जो मान्यता है, यह सब बायोलॉजी की मानता है कि जीव विभिन्न चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इस प्रभाव का अध्ययन हम प्रशासनिक जगत में भी कर सकते हैं, सामाजिक जगत में भी कर सकते हैं। यह जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, यह जानने का प्रयास करता है कि प्रशासनिक संस्थाएं तथा व्यवस्थाएं किस प्रकार, प्रशासनिक संरचनाएं तथा संस्थाएं किस प्रकार मूल्यों से प्रभावित होती है। यह मूल्यों से प्रभावित होती हैं और परंपराओं से प्रभावित होती हैं, विश्वासों से प्रभावित होती हैं, संस्कृति से प्रभावित होती हैं, अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रभावित होती हैं। अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती हैं, राजनीतिक दलों से प्रभावित होती हैं। जितनी भी हमारी सामाजिक संरचनाएं होती हैं और प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं, जो प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं, ये जो प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं इनसे प्रभावित होती हैं। यानी कि जैसी सरकार, मतलब जैसा उस देश का समाज रहता है, उसी समाज के अनुसार सरकार का गठन होता है, सरकार का निर्माण होता है और सरकार की नीतियां भी उसी समाज के अनुसार हो जाती है, उसी सामाजिक संरचना के अनुसार ही सरकार की नीतियां हो जाती हैं। तो प्रशासन में इन सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक संरचनाओं का जो प्रभाव होता है वह पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल होता है। हालांकि रिक्स के पहले पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन J.M. गास, रॉबर्ट हॉल और मर्टन के द्वारा किया गया था। मर्टन के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन इन विद्वानों के द्वारा किया गया था। J.M. गास, रॉबर्ट हॉल और रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा किया गया था। परंतु एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय, व्यवस्थित सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय फ्रेड डब्ल्यू रिक्स को ही जाता है। इन्होंने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का व्यवस्थित तरीके से प्रतिपादन किया है, इसलिए हम पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के नाम से ही जानते हैं। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स इस पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने के लिए या अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए विभिन्न देशों के प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस। उन्होंने थाईलैंड के प्रशासनिक संरचना का अध्ययन किया। उन्होंने थाईलैंड और फिलीपींस के प्रशासनिक संरचना का अध्ययन किया कि वहाँ की प्रशासनिक संरचनाएं कैसी हैं। जैसा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1939 में शुरू होता है, 1945 में समाप्त होता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो पूरा विश्व जो है वह 3 भागों में बढ़ जाता है। एक विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र, और दूसरा जो है विकासशील राष्ट्र होते हैं, और तीसरा जो होता है उसको हम तृतीय विश्व की संज्ञा देते हैं। ये 3 समूह हो जाते हैं, 3 डिवीजन हो जाते हैं। पूरा विश्व 3 डिवीजन में बढ़ जाता है। जो विकसित राष्ट्र होते हैं, जैसे कि अमेरिका और रूस, चीन वगैरह जितने भी राष्ट्र होते हैं जो अपने को विकसित कर लिए थे, डेवलप कर लिए थे और बहुत जल्दी डेवलप कर लिए थे, उसको विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं। और जिनका भी विकास हो रहा होता है उसको हम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। जो तृतीय विश्व है यह क्या है, यह उपनिवेश विश्व होते हैं, यह उपनिवेश देश होते हैं जो कि अभी जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त किए होते हैं, जिन्होंने शीघ्र ही आज़ादी प्राप्त की होती है। तो ये काफ़ी पिछड़े होते हैं, अति पिछड़े होते हैं। अभी ये तो विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, विकासशील अवस्था में नहीं होते हैं। अभी इनको अपना विकास करना था, इनको अपनी
प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित करनी थी, मूल्यों का निर्माण करना था, सामाजिक संस्कृति का निर्माण करना था। तो इस तरह से 3 डिवीजन हो जाते हैं, पूरे राष्ट्र के 3 डिवीजन हो जाते हैं, यानी पूरे विश्व के 3 डिवीजन हो जाते हैं। तो जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं वह इन सभी राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं, विकसित राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं, विकासशील राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं। और अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने पाया कि किसी भी देश की जो सामाजिक संरचना होती है, जो वहाँ का भौगोलिक पर्यावरण होता है, वह प्रशासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता रहता है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स विभिन्न देशों का अध्ययन करते हैं, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएसए का भी अध्ययन उन्होंने किया था, चीन का भी उन्होंने अध्ययन किया था, यूएसए का अध्ययन किया, चीन का अध्ययन किया, इत्यादि विभिन्न देशों का वह अध्ययन करते हैं। और अपने अध्ययन के आधार पे वहाँ के समाज को 3 भागों में विभाजित किया है। एक फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी। फ्यूज सोसाइटी का मतलब होता है संयोजित समाज। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है समपार्श्वीय समाज। और डिफ्रेक्टेड का मतलब होता है विवर्तनीय समाज। ये 3 भागों में विभाजित करते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। और जब फ्रेड डब्ल्यू रिक्स उस समाज को, पूरे समाज को 3 भागों में विभाजित करते हैं, फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में विभाजित करते हैं, तो उन्होंने जो अपना अध्ययन किया था उस अध्ययन में एक और उपागम का प्रयोग किया, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उन्होंने प्रयोग किया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, जिसको हम आपको बता चुके हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का सहारा लेते हैं। और जैसा कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को प्रयोग करने वालों में समाजशास्त्री टालकोट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन तथा आलमंड और पावेल इत्यादि महत्वपूर्ण विद्वान हैं। अधिकांश विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में। क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या कहता है? संरचनात्मक, यानी कि समाज में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं। समाज में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं। प्रकार्य यानी कि उनके विभिन्न कार्य होते हैं, यानी कि जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं वो अपना विशिष्ट कार्य संचालित करती हैं, विशिष्ट कार्य प्रतिपादित करती हैं। और इसी तथ्य को आधार मानकर प्रत्येक समाज में 5 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रकार माने गए हैं। 5 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रकार माने गए हैं। पहला है आर्थिक। पहला क्या है? आर्थिक प्रकार। दूसरा है सामाजिक। तीसरा है संचार से संबंधित। चौथा है सांकेतिक। पांचवा है राजनीतिक। ये प्रत्येक समाज के ये 4 प्रकार के कार्य होते हैं। प्रत्येक समाज में 4 प्रकार के कार्य होते हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अपने अध्ययन में यह पाया कि हर समाज में ये 5 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 5 ही प्रकार के कार्य हों। उन्होंने कहा इससे अधिक भी कार्य हो सकते हैं, इससे अधिक भी संरचनाएं हो सकती हैं। उनका यह मानना था कि हर समाज में, हर संरचनाओं में ये 5 प्रकार के प्रकार्य होते हैं, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन उनका जो मुख्य ध्यान था इन्हीं 5 प्रकारों की तरफ था। उनका ये कहना है कि आर्थिक कार्य होते हैं, आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं वह आर्थिक कार्यों को संपादित करती हैं। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वह सामाजिक कार्यों को प्रतिपादित करती हैं। इसी तरह से कुछ संचार संबंधी संस्थाएं होती हैं जो यातायात, बिजली, पानी वगैरह वगैरह संचार संबंधी व्यवस्थाएं करती हैं। कुछ सांकेतिक होती हैं जैसे मुद्रा प्रणाली वगैरह वगैरह,
जो है होती हैं वह कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सांकेतिक कार्यों को संपन्न करती हैं, कुछ संस्थाएं राजनीतिक कार्यों को संपन्न करती हैं। तो इस तरह से समाज में 5 प्रकार के कार्य होते हैं। और जिस समाज की जिस तरह से संरचनाएं होती हैं उसी तरह से उसका प्रकार होता है। जैसे कि भारत की संरचना को हम देख सकते हैं, ब्रिटेन की देख सकते हैं, चीन को देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड को देख सकते हैं। तो जिस समाज की जैसी संरचनाएं होती हैं वैसे ही वहाँ पर कार्य होता है। यानी कि जितनी संस्थाएं होती हैं, अधिक से अधिक संस्थाएं रहेंगी तो अधिक से अधिक कार्यों का संपादन करेगी, कार्यों का विकेंद्रीकरण होगा। यदि कम संस्थाएं रहेंगी तो कार्यों का केंद्रीकरण होगा। यानी कि संरचनाएं कौन करती हैं? समाज की जो संरचनाएं, जैसे कि हमारी बॉडी में संरचनाएं होती हैं, हर संरचनाओं का अपना अपना कार्य होता है। आंख का अपना कार्य होता है, नाक का अपना कार्य होता है, हाथ का अपना कार्य होता है, पैर का अपना कार्य होता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी संरचनाएं हैं, इसी तरह से शरीर के अंदर हम ले लें, हार्ट है, लीवर है, किडनी है वगैरह, फंक्शन जितने भी पार्ट हैं शरीर के अंदर के, इंटरनल पार्ट हैं, उनका अपना अपना कार्य है। तो ये संरचनाएं हैं। इसी तरह से समाज में भी संरचनाएं होती हैं। जैसे कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका होती है, राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, हित समूह होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं। इस तरह से विभिन्न संरचनाएं होती हैं, तो विभिन्न कार्य संपादित करती हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने इन विभिन्न संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आधार पर विभिन्न देशों का अध्ययन किया और उसने पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। यानी कि परिस्थितियों के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, वातावरण के आधार पर वह प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। और वह एक मॉडल बनाते हैं, एक मॉडल का आविष्कार करते हैं। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स एक मॉडल का आविष्कार करते हैं। वह मॉडल होता है अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मॉडल का आविष्कार किया, जिस मॉडल को हम कहते हैं कृषिका औद्योगिक मॉडल। कृषि का औद्योगिक मॉडल। कृषक यानी एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। तो कृषक को अग्रेरिया इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज की जगह इंडस्ट्रिया का प्रयोग किया। मॉडल अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन एंड एग्जामिनेशन। व्हाट इज अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल? ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल है क्या। जिस तरह से मास का हम बेस और स्ट्रक्चर और बेस का अध्ययन करते हैं, ये अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं मास का आधार और अधिरचना का सिद्धांत क्या है। इसी तरह से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया का सिद्धांत क्या है या मॉडल क्या है। रिक्स ने विकासशील देशों के संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए कई प्रतिमान विकसित किए। उस प्रतिमान में यह प्रमुख है अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। उसने 1957 में इस सिद्धांत का वर्णन किया है, या इस सिद्धांत को रिक्स ने 1957 में दिया है। कृषि का और औद्योगिक प्रतिमान निर्मित किया है। कृषि का औद्योगिक प्रतिमान उसने 1957 में विकसित किया है। इस प्रतिमान के अनुसार कुछ समाज जो होते हैं, कुछ समाज कृषि आधारित होते हैं और वहीं पर कुछ समाज उद्योग आधारित होते हैं। कुछ समाजों में उनका प्रधान पेशा जो होता है या मुख्य पेशा जो होता है या उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, वह कृषि पर निर्भर करती है। कुछ समाजों की आर्थिक व्यवस्था जो होती है वह उद्योगों पर निर्भर करती है। जैसे हम जापान को ले लें, चीन को ले लें, अमेरिका को ले लें, इसी तरह से अन्य कंट्री को ले लें, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग है, इंडस्ट्रीज है। वहाँ हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज दे सकते हैं। जैसे जापान में हम देख सकते हैं कि हर घरों में एक छोटी फैक्ट्री पाई जा सकती है, घड़ी बनाने की वगैरह वगैरह विभिन्न चीज़ों की फैक्ट्री पाई जाती है। तो उनका मुख्य पेशा क्या होता है? उद्योग होता है। वह उनकी आर्थिक व्यवस्था जो होती है उद्योगों पर ही आधारित होती है। तो जो
फ्रेड डब्ल्यू रिक्स थे, उन्होंने कृषि प्रधान समाजों में चीन को रखा। कृषि प्रधान समाजों में किसको रखा? चीन को रखा उन्होंने। और उद्योग प्रधान समाजों में अमेरिका को रखा। अमेरिका जो है सबसे पहले विकसित हुआ है, अमेरिका को रखा। अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था उद्योग पर ही निर्भर होती है। चीन की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? अब तो उद्योगों की दृष्टि में भी, उत्पादन की दृष्टि से चीन काफ़ी आगे निकल चुका है। तो परंतु पहले चीन की व्यवस्था क्या थी? कृषि थी। यानी कि चीन और भारत की जो व्यवस्था होती है, चीन और भारत की, वह मुख्यतः कृषि पर ही आधारित होती है। चीन और भारत की कृषि पर ही आधारित होती है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने पाया कि जो कृषि का समाज होता है, जो यह कृषि का समाज होता है, इस कृषि का समाज में परंपराओं का बाहुल्य होता है। कृषि का समाज में किसका बाहुल्य होता है? परंपराओं का बाहुल्य होता है, मूल्यों का बाहुल्य होता है, और एकीकृत कार्यों का बाहुल्य होता है, जो कृषि का समाज होता है। और इस कृषि का समाज के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संरचनाएं पाई जाती हैं। कृषि का समाज के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संरचनाएं पाई जाती हैं, और गतिशीलता भी पाई जाती है कृषि का समाज के अंतर्गत। वहीं जो औद्योगिक समाज होता है, औद्योगिक समाज में क्या होता है? सार्वभौमिकता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, कार्यों की महत्ता पाई जाती है, और कार्यों में विशेषीकरण होता है। चौथा, कार्यों में विशेषीकरण पाया जाता है, कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। उच्चतर सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, उच्चतर सामाजिक व्यवस्था। तो इस तरह से देखें कि रिक्स ने जो ये प्रतिमान विकसित किया है, कृषि का औद्योगिक मॉडल, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल जो विकसित किया है, उस मॉडल के आधार पर उस मॉडल के आधार पर उसने समाज को दो भागों में विभाजित किया है। एक कृषि का समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। कृषि का समाज और औद्योगिक समाज, और दोनों समाजों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जो कृषि का समाज होता है उसमें परंपराओं का बाहुल्य होता है, सब कुछ पारंपरिक तरीके से होता है, मूल्यों का वर्चस्व होता है, एकीकृत कार्य होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है अनेकों कार्य जो होता है एक ही संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम राजतंत्र को ले लें तो जब राजतंत्री शासन व्यवस्था होती है तो सब कुछ राजा के द्वारा ही किया जाता था। राजा ही कानून बनाता था, वही न्याय करता था, और वही धर्म के अनुसार शासित करता था, धर्म के अनुसार शासन करता था। यानी कि सब कुछ राजा ही करता था। राजतंत्र में सब कुछ राजा ही करता था और संस्थाएं नहीं थी, राजा अपने सहयोगियों के माध्यम से करता था। तो इसमें एकीकृत कार्यों का होना पाया जाता है। इसी तरह से सामाजिक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। यानी कि समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, सब वर्गों का अपना अपना कार्य प्रतिपादित होता है। जैसे कि भारत के संदर्भ में ले लें तो भारत में जो प्राचीन व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, वो वर्ण व्यवस्था होती है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों का अपना अपना कार्य संपादित होता है, कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें जो विशेष कार्य होता है विशेष लोगों के ही द्वारा किया जाता है। जैसे खेती का कार्य यानी कुछ आरोपित होता है, कुछ जो होता है आरोपित होता है, इसमें आरोपित होता है, यानी कि आरोपित कर दिया जाता है कार्यों को आरोपित कर दिया जाता है। जैसे कि कृषि का कार्य कौन करेगा? किसान करेंगे, किसान ही खेती का कार्य करेंगे। इसी तरह से चमड़े का कार्य जो करेंगे वो मोची करेंगे।
और विभिन्न व्यापार संबंधी कार्य जो करेंगे, व्यापार संबंधी जो कार्य होंगे वह व्यापारी करेंगे। सेना संबंधी कार्य जो होते हैं सैनिक करेंगे, यानी कि सबका कार्य विभाजित होता है। एक स्पेसिफिक कार्य होता है, वर्ग के अनुसार होता है, अपने वर्ग के अनुसार कार्य होता है। और हम वहीं देखते हैं औद्योगिक समाज में, औद्योगिक समाज में कुछ विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि सार्वभौमिकता पाई जाती है। जो उद्योग, फैक्ट्री, मिल, कारखाने लगाते हैं वह कहीं भी लगा सकते हैं, उनका कोई निश्चित एरिया नहीं होती है। उनको जहां संसाधन मिलता है, जहां कच्चा माल मिलता है, वहीं पर वह स्थापित कर सकते हैं। और समानता पाई जाती है, इसमें वर्ग भेद नहीं पाया जाता है, इसमें वर्ग भेद औद्योगिक समाज में नहीं पाया जाता, समानता पाई जाती है। कार्य स्पेसिफाइक नहीं होते हैं, जन्म आधारित नहीं होते हैं, वह कर्म आधारित कार्य बन जाते हैं, वह कर्म आधारित कार्य बन जाते हैं। और सभी लोगों को समानता प्राप्त होती है, सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और कार्यों की महत्ता होती है, कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं जो विशेष लोग करते हैं, योग्यताधारी लोग करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर करते हैं, चिकित्सा का काम डॉक्टर करते हैं, शिक्षा का काम शिक्षक करते हैं, शासन चलाने का कार्य शासक करते हैं। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं जो विशेष योग्यताधारी, दक्षताधारी, अनुभवधारी के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है, योग्यता और दक्षता के अनुसार लोगों के कार्य होते हैं। उच्चतर सामाजिक व्यवस्था होती है इसमें, चूंकि औद्योगिक समाज होता है, संपन्न समाज होता है, और उनकी जो आय होती है वह उच्चतर होती है, उनकी आय भी उच्चतर होती है, क्योंकि औद्योगिक समाज होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, तो इस तरह से उनको धन की कमी नहीं होती है। तो सामाजिक व्यवस्था जो होती है उच्चतर, यानी कि उनकी जीवन शैली उच्च होती है, उनकी जीवन शैली उच्च होती है, जैसे कि रहना, खाना पीना, विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करना, ये सब उच्चतर होता है। यानी कि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पूंजीपतियों की जो जीवन शैली होती है वही जीवन शैली औद्योगिक समाज की भी होती है, तो ये अंतर पाया जाता है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कृषि और औद्योगिक समाज में अंतर करते हुए उसने कृषि का औद्योगिक मॉडल विकसित किया, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल विकसित किया। लेकिन उनका ये कहना है कि जो समाज में परिवर्तन होता है, जो समाज में परिवर्तन होता है, ऐसा समाज नहीं है कि ये जो कृषि का समाज है यह केवल हमेशा कृषि का ही समाज बना रहेगा, यह हमेशा कृषि का ही समाज बना रहेगा, कृषि पर ही आधारित रहेगा, बल्कि वह कहता है कि इनका परिवर्तन होता है। सभी समाज जो है कृषिका से औद्योगिक रूप में रूपांतरित होते हैं, यानी कि इनका संक्रमण होता है। जो कृषिका समाज होता है यह इनका संक्रमण होता है, संक्रमण, कृषिका का औद्योगिक समाज में संक्रमण होता है। जो कृषि आधारित व्यवस्था होती है वहाँ पर भी धीरे धीरे उद्योग धंधे स्थापित होने लगते हैं, वह भी औद्योगिक आधारित व्यवस्था के रूप में रूपांतरित हो जाती है। वह कहते हैं कि जो संक्रमणकालीन समाज होता है वह पूर्ण रूप से न कृषक होता है न औद्योगिक होता है, यानी कि दोनों के बीच की स्थिति होती है। यानी कि वह खेती पर भी निर्भर होते हैं, उनकी आय खेती के द्वारा भी की जाती है और उनकी आय उद्योगों के द्वारा भी की जाती है। जैसे हम भारत की व्यवस्था को ले लें, चीन की व्यवस्था को ले लें, तो यह क्या है, पूर्ण रूप से न तो कृषि का है न पूर्ण रूप से औद्योगिक है। हमारा भारत 70% भाग पर खेती होती है, यानी कि 70% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि से उत्पादन करते हैं, उसी से आय करते हैं। तो हमारा भारत जो है इंडिया, वह किस श्रेणी में आता है, वह संक्रमणकालीन श्रेणी में आता है, संक्रमण समाज में आता है, संक्रमणकालीन समाज में आता है। लेकिन फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के इन विचारों की आलोचना होने लगी, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के इन विचारों की आलोचना होने लगी। और 1959 में, चूँकि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने सबसे पहले केवल कृषिका और औद्योगिक मॉडल प्रस्तुत किया था, जब इसकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने अपने विचारों में संशोधन किया और 1959 में उन्होंने संक्रमणकालीन समाज का विचार दिया कि नहीं, संक्रमण होता है, समाजों का संक्रमण होता है, हर समाज में परिवर्तन होता है, परिवर्तन करके वह नए रूप में रूपांतरित होती है। तो कृषि का औद्योगिक समाज प्रतिमान की विसंगतियों को देखते हुए रिक्स ने एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया, जिसको हम संयोजित समपार्श्वी विवर्तित प्रतिमान कहते हैं। आइए हम देखते हैं संयोजित समपार्श्वी विवर्तित प्रतिमान को। आइए हम देखते हैं कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने जो दूसरा प्रतिमान प्रस्तुत किया है, संयोजित समपार्श्वी विवर्तित समाज,
यह क्या है, यानी कि फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया। 1959 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस प्रतिपादन में जो संयोजित समाज है, संयोजित समाज जो है वह कृषिका का रूप है, कृषिका का रूप है, और जो विवर्तित समाज है वह औद्योगिक रूप है, उद्योग का औद्योगिक रूप है, और जो समपार्श्वी समाज है वह संक्रमण कालीन समाज का रूप है, जो उसने पूर्व में प्रस्तुत किया है। संक्रमण कालीन समाज, कृषिका समाज, औद्योगिका समाज का रूप है। तो ये तीनों फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने जो अपने कृषिका औद्योगिक समाज का विकल्प प्रस्तुत किया, मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें उसने काफ़ी सुधार किया, और सुधार करके उसने संयोजित समपार्श्वी विवर्तित समाज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। रिक्स के अनुसार किसी समाज की बहुकार्यता की दृष्टि से देखें, किसी समाज की बहुकार्यता की दृष्टि से देखें तो संयोजित समाज वे हैं जहां पर कार्य विस्तृत हुए हैं, जहां पर कार्य विस्तृत हैं या फैले हुए हैं या बिखरे हुए रहते हैं। संयोजित समाजों में एक ही संरचना के पास नाना प्रकार के कार्य होते हैं। जो संयोजित समाज होता है वह एक संरचना होती है, और उस संरचना के पास विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजा क्या करता था, वही न्याय करता था, वही विधि बनाता था, वही प्रशासन करता था। तो इसी प्रकार की समाज में विभिन्न संरचनाएं होती हैं, और जो संरचनाएं होती है उस संरचना एक कार्य नहीं करती है, कई कार्य करती है। तो संयोजित समाज में एक ही संरचना के पास नाना प्रकार के कार्य रहते हैं, और प्रत्येक कार्य को कोई विशिष्ट संस्था या और इसी तरह से वह कहता है कि विवर्तित समाज वे हैं जो जिनमें उच्च स्तरीय समाज पाया जाता है। जो विवर्तित समाज होता है, यह विवर्तित समाज यह उच्च स्तरीय समाज में पाया जाता है, उच्च स्तरीय समाज में पाया जाता है। और प्रत्येक संरचना का अपने विशिष्ट कार्य होता है, प्रत्येक संरचना का अपना विशिष्ट कार्य होता है, संरचना का अपना कार्य होता है। जैसे कि कार्यपालिका कार्य करेगी, व्यवस्थापिका विधि बनाएगी, न्यायपालिका न्याय करेगी, राजनीतिक दल का कार्य होगा, दबाव समूह का कार्य होगा। इसी तरह से विभिन्न संरचनाएं जो होती है उनका अपना कार्य संपादित होता है। तो वह कहते हैं, रिक्स का कहना है कि जब संयोजित समाज विवर्तित समाज में प्रवेश करता है तो वह संक्रमणकालीन स्थिति हो जाती है, यानी कि इनके दोनों के बीच की स्थिति हो जाती है, यह दोनों के बीच की स्थिति होती है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अपना यह सिद्धांत फिजिक्स से लिया है। जो जिस तरह से फिजिक्स में भौतिक विज्ञानों में जब प्रयोग किया जाता है तो एक प्रिज्म के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। एक उसमें प्रयोग है जिसमें कि एक प्रिज्म है। यह प्रिज्म के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक समपार्श्वी कांच का टुकड़ा होता है जिसमें कि रोशनी आर से पार होती है, जिसमें रोशनी आर से पार होती है, उसमें एक तरफ रोशनी प्रवेश करती है, प्रवेश कराया जाता है सूर्य की किरण को। तो वह किरण कई रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि बैगनी, नीला, हरा, लाल, काला, नारंगी, आसमानी, इन विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। जब हम एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म के माध्यम से एक सूर्य की किरण को प्रवेश कराते हैं, सूर्य की किरण को प्रवेश कराते हैं, तो इस प्रिज्म के माध्यम से यानी कि रोशनी प्रिज्म को क्रॉस करते हुए विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कहते हैं कि यह इधर का जो समाज है वह कृषिका समाज है या संयोजित समाज है। संयोजित
यानी कि बधा हुआ है। संयोजित का मतलब बधा हुआ है, जिसमें कि एक ही संस्था के द्वारा कई प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। जिसमें एक ही संस्था के द्वारा या एक ही संरचना के द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वह पारंपरिक समाज होता है। पूर्ण रूप से पारंपरिक समाज होता है। मूल्यों की प्रधानता होती है, संस्कृति की प्रधानता होती है, कल्चर की प्रधानता होती है, यानी कि वह पूरा पारंपरिक समाज होता है। जिस तरह से भारत को देख सकते हैं, चीन को देख सकते हैं, अन्य देशों को देख सकते हैं, यह पारंपरिक समाज होता है। और जब सूर्य की किरण इस प्रिंज के माध्यम से क्रॉस करती है तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि यह विवर्तित समाज का परिचायक है। यह विवर्तित समाज का परिचायक है, जिसमें कि विवर्तित समाज में संरचनाएं जो होती हैं, कई संरचनाएं होती हैं, वह संरचना अपना अपना कार्य करती है। तो बैगनी, नीला, हरा, लाल, काला, नारंगी, आसमानी, ये विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। किसके द्वारा? ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि जो औद्योगिक समाज होता है उसमें विशिष्ट वर्ग के लिए विशिष्ट कार्य होते हैं, यानी कि उसमें कुछ विशेष लोग होते हैं जो कि उस विशेषज्ञता के आधार पर वह कार्यों को संपादित करते हैं। रिक्स ने विवर्तित समाज के लिए डिफ्रेक्टेड शब्द प्रस्तुत किया है। डिफ्रेक्टेड शब्द प्रस्तुत किया है, यानी कि डिफ्रेक्टेड का मतलब होता है कि फैले हुए। डिफ्रेक्टेड का मतलब होता है फैला हुआ या विस्तृत, अर्थात विशिष्ट संस्थाएं विशिष्ट कार्यों को संपादित करती हैं। इसमें कई संस्थाएं होती हैं और कई कार्यों को संपादित करती हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अपना ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो मॉडल प्रस्तुत किया फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड सोसाइटी का, इस आधार पर उसने प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन किया। और प्रशासनिक संरचनाओं के आधार पे उसने प्रशासन या संगठन, विभिन्न संगठनों के कार्य बताएं। और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के आधार पे उसने यह प्रतिपादित किया कि विभिन्न देशों की संरचनाएं जो होती हैं वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अपने अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिकी उपागम का विश्लेषण किया है, या पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल थियरी का उसने निर्माण किया है। उसने ये कहा है कि जिस तरह से जीव बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होता है, इसी तरह से सामाजिक संरचनाएं, प्रशासनिक संरचनाएं भी बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। हम संगठन का निर्माण कैसे करते हैं? संगठन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं तो वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हम अपने संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अपने संगठन का निर्धारण वहाँ के भौगोलिक परिवेश को ध्यान में रखकर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर अपने संगठन का निर्माण हम करते हैं, संगठन के उद्देश्य का निर्माण करते हैं। तो रिक्स का यही कहना था कि जिस देश की जिस प्रकार की भौगोलिक वातावरण होता है, भौगोलिक पर्यावरण होता है, वैसे ही वहाँ पर संगठन की संरचनाएं होती हैं, वैसे संगठन के उद्देश्य होते हैं। यदि वातावरण उद्योगों के अनुकूल है तो उनके संगठन का उद्देश्य होगा अधिक से अधिक उत्पादन करना। यदि वहाँ का वातावरण उद्योग के अनुरूप नहीं है तो वहाँ पर हम पारंपरिक समाजों को देख सकते हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि हर देश की प्रशासनिक संरचनाएं भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, वहाँ के वातावरण से प्रभावित होती हैं, वहाँ के वनस्पतियों से प्रभावित होती हैं, वहाँ के जीवों से प्रभावित होती हैं, जलवायु से प्रभावित होती हैं। एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का पूरा असर हम प्रशासनिक संरचनाओं पर देख सकते हैं। जिस तरह से हम किसी देश में एक दलीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं, किसी देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं, किसी देश में द्विदलीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं, इसी तरह से अभी भी किसी देश में राजतंत्र को देखा जा सकता है। जो छोटे देश हैं वहाँ पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं हैं। जो बहुत बड़े देश होते हैं वहाँ पे हम संघीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं। छोटे देशों के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था देख सकते हैं। तो जो हमारे संगठन के उद्देश्य होते हैं वह भौगोलिक पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। हालांकि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अभी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों में एक है शाला मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का शाला मॉडल क्या है। अभी आपको केवल समझना है
कि संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत पारिस्थितिकी उपागम का क्या महत्व है, यानी कि पारिस्थितिकी उपागम किस तरह से संगठन का अध्ययन करता है। जिस तरह से वैज्ञानिक अध्ययन को, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को आपने देखा, मानव संबंध को देखा, निर्णय निर्माण को देखा, इसी तरह से मानव निर्णय निर्माण को पढ़ा, शास्त्रीय सिद्धांत को पढ़ा। तो इसी तरह से संगठन के अंतर्गत पारिस्थितिकी उपागम है, ये आपकी परीक्षा के लिए, आपके अध्ययन के लिए इतना पर्याप्त है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में मैं पारिस्थितिकी उपागम को यहीं रोकता हूं। इसका जो शेष पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।